ठीक है, ये कल की क्लास हुई थी जिसमें मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था। एक बार फिर से रिवाइज मैं इसलिए कर देना चाहता हूँ कि इस क्लास की रिकॉर्डिंग कल हो नहीं पाई थी, गलती से छूट गया था। ठीक है, रिकॉर्डिंग सर ऑन कर दीजिए सर। ऑन है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना का अध्ययन हम पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना का अध्ययन के कुछ खास आधार हैं। एक तो गैस की सघनता। सबसे पहले तो वायुमंडल, पृथ्वी के चारों तरफ गैसीय आवरण जो बना हुआ है उसे हम पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। हवा का आवरण जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल की सघनता का स्तर कितना है, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, इसके आधार पर। दूसरा, इसकी कुछ विशेषता भी है। तीसरा, तापीय विशेषता। चौथा, वायुदाब संबंधी विशेषता। ठीक है, इन सभी विशेषताओं, वायुदाब, सघनता, अन्य वायुमंडलीय विशेषताएं जैसे मौसमी और जलवायु, मौसमी प्लस जलवायु विशेषता। इसके अलावा गतिक विशेषता, स्थानिक विशेषता, ये सारी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर, या फिर हम विशेषता में और भी जोड़ सकते हैं जैसे कि समान गैसों का मिश्रण, गैसीय समानता एंड असमानता, स्तरीकरण। ठीक है, स्तरीकरण। इन सभी विशेषताओं के आधार पर हम वायुमंडल को कई अलग अलग स्तरों में बांटते हैं। ठीक है, और मैं बता दूं कि वायुमंडल की कुल ऊंचाई जो है, कुल जो द्रव्यमान है वो लगभग 5 किलोमीटर जाते जाते 50% द्रव्यमान जो है 5 किलोमीटर के अंदर ही है। ठीक है, और 12 किलोमीटर जाते जाते इसका लगभग 99% द्रव्यमान इसमें आ जाता है। ठीक है, खैर ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो इन सभी विशेषताओं के आधार पर हम पूरे पृथ्वी के सभी स्तर को, वायुमंडलीय स्तर को हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और वायुमंडल में बांटते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी एंड अदर बुक्स जो है इसको मेंशन करती है। इस सारी बुक्स क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल को मेंशन करती है, लेकिन वायुमंडल के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं देती है। क्षोभ मंडल की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता क्षोभ मंडल की यह है कि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसलिए सबसे ज्यादा सारे वायुमंडलीय स्तरों का दबाव इस पर पड़ता है, इसलिए सर्वाधिक दबाव इसी मंडल में मिलता है। वायुदाब सर्वाधिक क्षोभ मंडल में मिलता है। इसी तरह से गैसीय कणों की सघनता, ठीक है, गैसीय सघनता ये भी सबसे ज्यादा इसी मंडल में मिलती है। ठीक है, तीसरी बात यह होती है कि इस क्षोभ मंडल में हवा की जो गति होती है, यह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्षैतिज गति है, इधर से भी आ रही है क्षैतिज गति है, लेकिन ये नीचे की ओर अधोगामी गति है। ठीक है, यहाँ ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी गति है। तो ऊर्ध्वाधर गति और क्षैतिज गति दोनों मिलती है, और इस कारण इस पूरे निचले क्षेत्र में, खास करके क्षोभ मंडलीय क्षेत्र में, ये हवाएं एक दूसरे से मिलती रहती हैं, इस मिलने अच्छी तरह से मिश्रित हो जाती हैं। इनके अच्छी तरह से मिश्रित होने के चलते तापमान जो है पूरे वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर एक समान से मिश्रित हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा और बहुत ज्यादा गर्म स्थिति नहीं बनी रह सकती है ज्यादा लंबे देर तक। यह तापमान पूरे क्षेत्र में ठंडे क्षेत्र की ओर चला जाता है, ठंडे क्षेत्र का कम तापमान गर्म क्षेत्र की ओर आ जाता है, और इस तरह से हवाएं जो चलती हैं इस एडिस इफेक्ट के कारण तापमान को एक समान रूप में मिश्रित कर देती हैं। दूसरा बात यह होता है कि गैस के सभी कण इस एडिस इफेक्ट के चलते, यह मिश्रणकारी प्रभाव के चलते एक समान मात्रा में मिश्रित हो जाते हैं। तीसरी बात यह है कि पृथ्वी से, इसमें पृथ्वी को जो ऊर्जा आती है सभी मंडलों से गुजरते हुए पृथ्वी को प्राप्त होती है, और अंतिम में आप देखिएगा जब बजट तो 51% ऑफ द सोलर एनर्जी अचीव्ड बाय द अर्थ सरफेस। ठीक है, जो सोलर एनर्जी आती है
कुल आने वाली ऊर्जा का 51% पृथ्वी को प्राप्त होता है और 49% या तो लौटा दिया जाता है या वायुमंडल के हिस्सों अलग अलग हिस्सों में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जो ऊर्जा आती है उसका एक बड़ा हिस्सा, शायद 17% जो है, वो इस क्षोभ मंडल में जो जलवाष्प मौजूद है उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जलवाष्प भी एकमात्र ऐसी गैस है जो सबसे ज्यादा 99% मात्रा जो है क्षोभ मंडल में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है। संताप मंडल में 1% मात्रा पाई जाती है, बस। इसके अलावा जलवाष्प कहीं नहीं पाई जाती है। तो जलवाष्प एकमात्र ऐसी गैस है जो सूर्य से आने वाले विकिरण को भी अवशोषित करती है और पृथ्वी से निकलने वाली पार्थिव ऊर्जा को भी अवशोषित करती है, एकमात्र गैस। यही कारण है कि जलवाष्प इस पूरे पृथ्वी के चारों तरफ तापमान को संतुलित रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। जलवाष्प की यह महत्ता है। इसी जलवाष्प की उपस्थिति के कारण ये जलवाष्प जो है यह इवेपोट्रांसपायरेशन की क्रिया के द्वारा हमारे क्षोभ मंडल में मौजूद होता है। इवेपोट्रांसपायरेशन में होता क्या है कि जलीय क्षेत्र से जो गर्म होकर, जल के गर्म होने से जो वाष्प निकला वो तो निकला ही निकला, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं द्वारा भी जो वाष्प निकलता है वो भी इसी में आता है। इसलिए इसको सम्मिलित रूप से इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन को जोड़कर थॉर्नथवेट ने इवेपोट्रांसपायरेशन वर्ड दिया था। और यही ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी चुका है कि इवेपोट्रांसपायरेशन वर्ड वाष्पोत्सर्जन शब्द किसने दिया था? ये थॉर्नथवेट ने दिया था। ठीक है, तो इवेपोट्रांसपायरेशन की क्रिया हमारे अर्थ सरफेस पे होती है और इसके चलते इस क्षोभ मंडल में जलवाष्प मौजूद होता है और यही जलवाष्प पूरे पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखता है, बनाए रखता है। यही कारण है कि इसको हम पृथ्वी का कंबल कहते हैं। खैर, हम जब अलग अलग गैसों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल क्षोभ मंडल की बात अगर हम करें तो क्षोभ मंडल सर्वाधिक दबाव वाली, सर्वाधिक घनत्व वाली, सर्वाधिक हवा की सघनता वाली परत है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घिरे हुए है। क्षोभ मंडल की मोटाई, इसको संवहनी मंडल भी कहते हैं, क्योंकि विषुवतरेखीय क्षेत्रों में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पृथ्वी द्वारा वायुमंडल की निचली सतह ज्यादा गर्म हो जाती है। ये गर्म हवाएं गर्म होने पर हल्की हो जाती है और तेजी से ऊपर उठती है। तेजी से जब ऊपर उठती है तो एक संवहन धारा का निर्माण करती है। देखिए यहाँ पर संवहन धारा का निर्माण करती है और ये संवहन धारा 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, यानी क्षोभ मंडल को नीचे से दबा देता है, कंप्रेस कर देता है। और इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्षोभ मंडल की मोटाई जो है काफी कम रह जाती है। सबसे पतली परत समताप मंडल की होती है विषुवत के ऊपर। ठीक है, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में इसी समताप मंडल की मोटाई जो है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्षोभ मंडल की मोटाई काफी कम 8 किलोमीटर 7 से 8 किलोमीटर रह जाती है। क्षोभ मंडल की परत वहां काफी मोटी होती है। खैर, तो ये चीजें होती हैं। अब इसमें जितनी मौसमी घटनाएं हैं, जैसे हवा का चलना, आंधी तूफान का चलना, वर्षा का होना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का होना, तड़ित झंझा, बिजली चमकना जिसको कहते हो, इस तरह की चक्रवात, चक्रवात का बनना, प्रतिचक्रवात का बनना, वाताग्र का बनना, वायु राशियों का बनना, ये सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं केवल और केवल क्षोभ मंडल में ही होती है। इसीलिए इसको मौसम मंडल भी कहते हैं। संवहनी धारा की उत्पत्ति केवल क्षोभ मंडल में ही होती है, इसलिए इसको संवहनीय मंडल भी कहते हैं। कई नाम से जाना जाता है। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस मतलब होता है बदलाव लाने वाला, बदलने वाला, परिवर्तित होने वाला। ठीक है, तो यह चूंकि इसमें हमेशा दाब, ताप और भार की स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। लेकिन क्षोभ मंडल क्यों कहते हैं? हिंदी में इसको क्षोभ मंडल भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी, पार्थिव ऊर्जा और सौर ऊर्जा के कारण जलवाष्प जब ज्यादा गर्म हो जाता है तो ज्यादा अस्थिर हो जाता है, या तो ऊपर उठ जाएगा या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं बह जाएंगी। तो यह सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है तापमान की में अंतर होने के कारण। जैसे ही तापमान में अंतर होता है वायुदाब में अंतर होता है, जैसे ही वायुदाब में अंतर होता है वायु प्रवाह में अंतर आ जाता है, वायु प्रवाह तीव्र हो जाता है, कम हो जाता है। दाबांतर ज्यादा होगा तो वायु प्रवाह भी ज्यादा होगा, दाबांतर कम होगा वायु प्रवाह भी कम होता है। हमेशा एक विक्षुब्ध स्थिति में ये परत बनी रहती है।
यही कारण है कि इसको क्षोभ मंडल या क्षुब्ध मंडल कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसके कई नाम हैं, इन सारे नामों के पीछे कोई ना कोई कारण है। चूंकि वायुदाब तापीय स्थिति में हमेशा बदलाव आता रहता है, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं। मौसमी घटनाओं इस वायुदाब और वायु ताप में परिवर्तन के कारण मौसमी घटनाओं में परिवर्तन आता है, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, मौसमी घटनाओं में परिवर्तन के कारण इसको मौसमी मंडल भी कहते हैं। ठीक है, मौसमी परिवर्तन का क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस तरह से इसको हम कई नाम से जानते हैं। जितनी जलवायु घटनाएं और मौसम परिवर्तन संबंधी घटनाएं हैं, सब इसमें होती रहती हैं। ये आपने वायुमंडल के बारे में देखा। यहाँ पर कल एक चीज और छूट गई थी, वो मैं अभी मेंशन कर देता हूं कि इस क्षोभ मंडल में खास करके पृथ्वी की सतह के नीचे लगभग सतह पर कुछ मीटर की ऊंचाई से लेकर 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक का ये जो क्षेत्र है, 2 किलोमीटर तक की ऊंचाई का ये जो क्षेत्र है, ठीक है, इसको हम एक अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये नाम है आपका एक मिनट, सर उसको क्षोभ सीमा कहेंगे क्या? नहीं, क्षोभ सीमा नहीं कहते हैं, इसको ग्रहीय ताप सीमा कहते हैं। वही मैं खोज रहा था, कहाँ देखा था, ग्रहीय सीमा स्तर इसको कहते हैं, ग्रहीय सीमा स्तर। ठीक है, इस 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र को, यानी पृथ्वी के धरातल से 2 मीटर ऊपर से लेकर 2 किलोमीटर तक के ऊंचाई के क्षेत्र को ग्रहीय सीमा स्तर कहते हैं, क्योंकि इस ऊंचाई पर, इस ऊंचाई तक पृथ्वी के धरातलीय गुणों का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। धरातल अगर ज्यादा गर्म है तो इस ऊंचाई तक हवाएं बहुत ज्यादा गर्म होंगी, धरातल अगर बहुत ज्यादा ठंडा है तो इस ऊंचाई तक हवाएं बहुत ठंडी होंगी। इस ऊंचाई, इस पृथ्वी के इस क्षेत्र में अगर जलवाष्प के दिखता है तो पूरा का पूरा जलवाष्प 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक एकदम भर जाएगा, जलवाष्प से भर जाएगा। इसीलिए इसको ग्रहीय सीमा स्तर कहते हैं, यानी कि जितने गुण होंगे इस ऊंचाई तक की हवा के, वो सारे के सारे गुण ग्रहों से ही एब्जॉर्ब किए जाएंगे, धरातल से ही एब्जॉर्ब किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसीलिए धरातल से 2 किलोमीटर, मैक्सिमम 2 किलोमीटर, न्यूनतम 2 मीटर की ऊंचाई तक का क्षेत्र जो है वो ग्रहीय सीमा स्तर कहलाता है। लेकिन इसके सबसे ऊपरी हिस्से पर, यानी क्षोभ मंडल का सबसे ऊपरी हिस्सा जो समताप मंडल से इसको अलग करता है, इसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज, क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज। इसी तरह से समताप मंडल की ऊपरी सीमा स्तर को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। इसी तरह से मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपॉज कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से तापमंडल की ऊपरी सीमा को थर्मोपॉज कहते हैं। तो ये प्रत्येक पॉज जो है, यानी सीमा जो है, लगभग 2 किलोमीटर मोटी परत है, और यह सारे के सारे पॉज यानी सीमा, ये एक संक्रमण क्षेत्र है जिसमें निचले मंडल की भी विशेषता और ऊपरी मंडल की भी विशेषताएं पाई जाती है। जैसे ट्रोपोपॉज, इसका निर्धारण तापमान के आधार पर होता है। यह एक ट्रोपोपॉज जो है ताप विलोमता परत है। सर एक प्रश्न था। हाँ बोलो। बोले सर, ये जो ग्रहीय सीमा स्तर बताए सर, तो हाँ। सर ये जस्ट मतलब
पृथ्वी अर्थ के ऊपर भाग में बताए ना सर, हाँ, जिस धरती ट्रोपोस्फेयर में ना सर, धरती पर ट्रोपोस्फेयर खड़े में ना सर छोप सीमा। तो सर ये हेली सेल और फेरल सेल ये सब जो घटना घट रहा है सर, तो फिर ये क्षोभ मंडल में नहीं घट रहा है सर? गजब हाल है तुम्हारा। हमने कहा कि ये ग्रहीय सीमा स्तर बिल्कुल पृथ्वी के धरातल से सटा हुआ हवा का वह स्तर है जो 2 मीटर ऊंचाई, 2 मीटर तक ऊंचाई या 2 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है। और अच्छा। ये हेडली सेल फेरल सेल में शामिल है। यानी हेडली सेल फेरल सेल का जो निचला लेयर तुम देख रहे हो, ये यस सर। ये हाँ, सीमा स्तर शामिल है। ठीक है, तो सर वही मेरा कहना है सर कि सर हेडली सेल के नीचे जो ये लाइनिंग है सर, तो ये भी तो अर्थ का ही ऊपरी भाग है ना सर? नहीं 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 नहीं, हेडली सेल के नीचे मत कहिए। हेडली सेल फेरल सेल या ध्रुवीय सेल का निचला हिस्सा ग्रहीय सीमा स्तर ही है। ठीक है, अच्छा अच्छा सर, यस सर। हाँ, तो सर यहाँ पर तो टोपोस्फेयर के जो लिखे हैं सर, टोपोस्फेयर के नीचे में जो ग्रहीय सीमा स्तर लिखे हैं, तो ये लाइनिंग तो सर क्षोभ सीमा का ऊपरी भाग नहीं बता रहा है सर? कल क्लास में थे तुम? यस सर, थे सर। तो मैंने क्या बताया था कि ये जो हेडली सेल फेरल सेल मैंने बनाया हुआ है, ये सेल मुझे यहां बनाने थे और अच्छा मैंने अच्छा यहां सर। ना बना के यहां बना दिए हैं। अच्छा ठीक है, सर। हाँ, जी सर, जी सर। ये यहाँ अगर मैं इसको ग्रहीय सीमा लिख रहा हूँ तो ये इसका मतलब नहीं है कि हेडली सेल फेरल सेल के ऊपर बना हुआ है। हेडली सेल फेरल जी सेल सर। को सीधा स्थानांतरित कीजिए तो ये चला जाता है यहाँ पर। अगर मैं अभी मिला के करूँ तो ये सारी चीजें लिखी हुई खत्म हो जाएंगी। जी सर, जी सर, समझ गए सर। यस सर, यस सर। एक ये यहाँ तक गया हुआ है और यहाँ से नीचे यस उतरता सर, है। अब समझ यस आया? सर, यस सर, हाँ, यस सर। तो ग्रहीय सीमा स्तर भी तो नीचे वाला लाइन में लिखाएगा ना सर, इसीलिए। यस सर। तुम लोगों को समझाना मुश्किल है। ठीक है, नहीं सर, समझ गए सर, हाँ, ठीक है। तो ये समझ गए सारी सर। चीजें, ये ग्रहीय सीमा जो यहाँ मैंने लिखा है, ये यस इस सर, ये क्या कहते हैं, पृथ्वी का क्षोभ मंडल की निचली सीमा है, यानी ये मेरी पृथ्वी ही है। ठीक है, यस और सर, इसको यस सर, वही कहना चाह सर, वही कहना चाह रहे थे सर। जी हाँ, सर। समझिए। जी ठीक ओके है, सर। जी जी ओके सर। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं। अब यही ये सारी घटनाएं आपने देख लिया। हाँ, इसमें ये संक्रमण क्षेत्र होता है। पॉज जो होता है एक संक्रमण क्षेत्र होता है, जैसे इस ट्रोपोपॉज आपने कहा। तो ट्रोपोपॉज ट्रोपोस्फेयर की ऊपरी सीमा है, जहां तापमान विलोमता पाया जाना स्टार्ट हो जाएगा, वो ट्रोपोपॉज हो जाएगा। इस तापमान विलोमता के साथ ही इसमें क्षोभ मंडल की विशेषता भी पाई जाएगी और समताप मंडल की विशेषता भी पाई जाएगी। ठीक है, इसीलिए ट्रोपोपॉज को एक संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है, जो अपने नीचे की परत और अपने ऊपर की परत दोनों के गुण रखती है। स्टेटोपोज समताप मंडल की विशेषता रखता है, मंद मंडल की विशेषता रखता है। मेसोपोज मध्य मंडल की विशेषता भी रखता है और ताप मंडल की विशेषता रखता है। तो इस तरह से पॉज पाया जाता है। ये लगभग 2 किलोमीटर मोटाई का क्षेत्र होता है विभिन्न वायुमंडलीय स्तरों के बीच। ठीक है, और यहाँ पर निचले गुण भी आकर सारे चीज समाप्त हो जाते हैं और ऊपर के भी गुण समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों की विशेषताएं कुछ हद तक पाई जाती हैं, इसीलिए इसको पॉज कहा जाता है। ये बिल्कुल इस दोनों परत को अलग करने का काम करता है, दोनों परतों में होने वाली क्रियाओं को अलग काम करने का काम करता है। अब जैसे 11, कल मैंने तुमको बताया था कि सामान्य ताप हरास्तर ये केवल और केवल 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल में पाया जाएगा। 11 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर सामान्य ताप हरास्तर की घटना होनी बंद हो जाती है। ठीक है, होती है लेकिन अलग दर पे फिर होने लगती है। 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये सामान्य ताप हरास्तर की जो घटना है वह 0 में बदल जाती है। कोई सामान्य ताप ह्रास दर की घटना वहां पर नहीं हो पाती। ठीक है, खैर उसके ऊपर घटती है लेकिन उस रेट से नहीं घटती है, बल्कि उससे कम रेट से घटती है। ये चीजें भी होती हैं जी। अच्छा, इसी तरह से हाँ, उसके ऊपर ये 11,000 से 20,000 के बीच जो है बिल्कुल बंद हो जाती है, ताप का घटना ही बंद हो जाता है। सामान्य ताप का स्तर 11 किलोमीटर तक ही पाया जाएगा, उसके बाद नहीं पाया जाएगा। उस 20 किलोमीटर तक नहीं पाया जाएगा। 20 किलोमीटर के ऊपर जाइएगा तो ये -1 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से घटता है। ठीक है, खैर वो अलग बात है।
तो ये चीजें हैं। दूसरे, हाँ, समताप मंडल में मैंने आपको बताया था कि समताप मंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है और ये ऑक्सीजन से, हाँ, पाए जाते हैं। दूसरी बात की इसमें तापमान का अलग अलग लेयर्स पाया जाता है, तापमान के अलग अलग लेयर्स पाए जाते हैं, स्तर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, स्तरीकृत मंडल, ठीक है। लेकिन समताप मंडल इसलिए कहते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर जाने पर तापमान में बदलाव नहीं आता है, एक समान बना रहता है, इसलिए समताप मंडल कहते हैं। लेकिन समताप मंडल की ऊपरी सीमा पे जब हम जाते हैं तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मध्य मंडल में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटता है, कोई खास तरह की वायुमंडलीय क्रियाएं नहीं होती हैं। हाँ, मध्य मंडल में क्या होता है कि कुछ अलग तरह से या किसी अन्य प्रकार से अगर जलवाष्प के कण किसी तरह से चले गए, ठीक है। नहीं, समताप मंडल में भी एक चीज छूट गई है, वो ये कि मुक्ताभ मेघ जो पाए जाते हैं, ठीक है, वो समताप मंडल में पाए जाते हैं। यहां पर लिखूंगा तो दिखाई देगा आप लोगों को। मुक्ताभ मेघ समताप मंडल में पाए जाते हैं। इसी तरह से, ठीक है, मुक्ताभ मेघ ट्रोपोस्फीयर में लिख दिया। मुक्ताभ मेघ, ठीक है। लेकिन मध्य मंडल में जो मेघ पाए जाते हैं, मध्य मंडल में जाने के पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर समताप मंडल में ऑक्सीजन के कण मौजूद होते हैं और जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं इस ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो O2 को तोड़ देती है O+O, नवजात ऑक्सीजन में। पुनः यही O और O जो है आगे चलकर क्या करता है कि O2 के साथ जब एक नवजात ऑक्सीजन बनता है तो मिलता है तो O3 बन जाता है, जिसको हम ओजोन कहते हैं। इसको ओजोन जेनेसिस कहते हैं, इस घटना को ओजोन जेनेसिस कहते हैं। लेकिन OH रेडिकल्स, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स में अगर इसके साथ प्रतिक्रिया करे, क्लोरीन पार्टिकल्स अगर इसके साथ प्रतिक्रिया करे, या फिर अदर नाइट्रस ऑक्साइड जैसे कैसे इसके साथ प्रतिक्रिया करे तो इस O3 को तोड़ देता है, O3 को तोड़ देता है इसमें, तो ये तोड़ देता है ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। इस O3 यानी ओजोन का टूटना ओजोन क्षरण कहलाता है। तो ये क्रिया नेचुरली बराबर होती रहती है। लेकिन जब मानव की गतिविधियों द्वारा क्लोरीन पार्टिकल्स अगर समताप मंडल में पहुंच जाते हैं, ये जो संवहन धाराएं ऊपर उठ रही थी, ठीक है, तो इन ऊपर उठती संवहन धाराओं के कारण अगर पहुंच गए समताप मंडल में क्लोरीन पार्टिकल्स, तो ये क्लोरीन पार्टिकल्स इसको हजारों बार तोड़ते हैं, हजारों बार तोड़ते हैं। तो इस तरह से हजारों ओजोन अणु टूट जाते हैं और ओजोन अणु टूट जाते हैं तो ताप अवशोषण क्षमता घट जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन पार्टिकल्स या ओजोन पार्टिकल्स के सॉरी ऐसे समझिए कि ओजोन के निर्माण में आने वाली पराबैंगनी किरणें अवशोषित हो जाती है। इसलिए इस परत को, ओजोन के लेयर को हम ओजोन मंडल कहते हैं। और चूंकि ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है ओजोन जनन की क्रिया में, इसलिए इस ओजोन को गुड ओजोन कहते हैं। 99% ऑफ द ओजोन पार्टिकल्स आर अवेलेबल इन स्ट्रेटोस्फीयर, ओनली 1% आर प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फीयर। केवल 1% ओजोन जो है क्षोभ मंडल में पाया जाता है और क्षोभ मंडल में प्रकाश रासायनिक क्रियाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप इस ओजोन का निर्माण हो जाता है। अब जैसे आप जनरली महसूस किए होंगे कि शहर में, किसी भी शहर में निकलिए, रांची हो, टाटा हो, बनारस हो या फिर दिल्ली हो, जैसे ही आप इंडस्ट्रियल एरिया में प्रवेश करते हैं तो देखिएगा कि गर्मी एकाएक बढ़ गई, वो भी दिन के दोपहर में। गर्मी क्या होती है कि एकाएक आपको ज्यादा महसूस होती है। अगर नहीं महसूस होती है तो रात, जाड़े की रात में निकलिए 9-10 बजे
और इंडस्ट्रियल एरिया में जाइएगा तो एकाएक वहां आपको स्वेटर का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतनी गर्मी जरूर होती है। तो दिन में स्थिति ये होती है कि गर्मी, वहां पर जो प्रकाश रासायनिक क्रिया करने वाली गैसें पैदा होती हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के चलते, वो प्रकाश रासायनिक गैसें कन्वर्ट इनटू ओजोन, उन्होंने ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है और ओजोन में कन्वर्ट होकर वो गर्मी पैदा करती है, ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ा देती है। यही कारण है कि 10 बजे के बाद उस इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर परिवहन वाले क्षेत्र में जैसे ही आप जाते हैं तो ओजोन बन चुका रहता है, जिसके चलते वो वार्मिंग इफेक्ट ज्यादा पैदा किए रहता है और उस क्षेत्र का वार्मिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। खास करके शहर के मध्यवर्ती हिस्से या इस तरह के हिस्से में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इस हिस्से को हीट आइलैंड कहते हैं। शहर का वह हिस्सा, औद्योगिक हिस्सा या मध्यवर्ती हिस्सा जहां दिन के समय गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको हीट आइलैंड कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो हीट आइलैंड के बनने का सबसे बड़ा कारण है प्रकाश रासायनिक क्रिया करने वाली गैसों के द्वारा उत्पादित होने वाला ओजोन। क्योंकि इस तरह के ओजोन क्षोभ मंडल में शहरों की या गांव की गर्मी को बढ़ा देते हैं, इसलिए इस तरह के ओजोन को बैड ओजोन कहते हैं। लेकिन जो ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होकर पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेते हैं उसको हम गुड ओजोन कहते हैं। तो गुड ओजोन एंड बैड ओजोन एक्टिविटी के चलते नाम दिया गया है। ओजोन समताप मंडल में हो और पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर रहा हो तो गुड ओजोन, ओजोन क्षोभ मंडल में हो और गर्मी की मात्रा को बढ़ा रहा हो तो बैड ओजोन, ठीक है। इस तरह से 90% जो है, हाँ, ओजोन जो है समताप मंडल में 90% ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है और ये गुड ओजोन के नाम से जाने जाते हैं। 1% जो है ये केवल तुम्हारा 10% क्षोभ मंडल तथा अन्य हिस्सों में पाए जाते हैं जिसको हम बैड ओजोन कहते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को बढ़ाते हैं। अब आ जाइए मध्य मंडल में। तो मध्य मंडल की जहां तक बात है तो इसमें हाँ, मध्य मंडल में जाने से पहले एक चीज और देख लीजिए। मुक्ताप में मैंने बताया था समताप मंडल में पाए जाते हैं, लेकिन समताप मंडल में ही ध्रुवीय क्षेत्र में, पृथ्वी के ध्रुवीय हिस्से में आपको नेक्रस क्लाउड भी पाए जाते हैं। ध्रुवीय हिस्से में नेक्रियस क्लाउड, इधर तो लिख दिया, इधर मिटा दो सब। सर आज रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, नेक्रियस क्लाउड जो है ध्रुवीय क्षेत्र में, पोलर क्लाउड स्ट्रेटोस्फीयर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये समताप मंडल में इस दो तरह के मेघ पाए जाते हैं, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र में नेक्रियस क्लाउड, और इस तरह से जलवाष्प अगर किसी तरह से क्षोभ मंडल की संवहन धारा द्वारा समताप मंडल में पहुंच जाता है तो वो जलवाष्प जम जाता है। इस जमे हुए जलवाष्प को हम मुक्ताप मेघ कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें पाई जाती हैं। अब आते हैं मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में कोई खास बात नहीं है, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ मेघ का निर्माण हो जाता है। वायुदाब बहुत कम होता है कुछ घटनाओं के कारण, रात्रिचर मेघ जिसको हम नॉक्टिल्यूसेंट मेघ कहते हैं, नॉक्टिल्यूसेंट मेघ कहते हैं, ये पाए जाते हैं रात्रिचर मेघ, ठीक है, ये पाए जाते हैं। इसके अलावा मध्य मंडल की एक और खास बात है कि जो भी गुब्बारा हम छोड़ते हैं, ठीक है, वो यहाँ तक पहुंच पाता है, लेकिन हवाई जहाज और गुब्बारे के लिए ये गुब्बारा यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है। ये समताप मंडल से कभी तक गया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक आते आते खत्म हो जाता है, इसलिए गुब्बारा और हवाई जहाज का पहुंचना इसमें नहीं हो पाता है। तो एक तरह से ये मुक्त क्षेत्र होता है, इनसे प्रदूषित मतलब कि नहीं होता, प्रदूषित नहीं होता है। दूसरी बात कि इस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां नहीं हो पाती है, क्योंकि रॉकेट भी छोड़ेगा, उपग्रह भी छोड़ेगा तो ये पृथ्वी का निरीक्षण करने के लिए काफी नीचा है। तो रॉकेट इसके ऊपरी क्षेत्र में ताप मंडल में जो है हिस्से में काम करते हैं, ठीक है। तीसरी बात ये होती है कि मध्य मंडल में आपको, हाँ, जो उल्का पिंड आते हैं, पिछली बार जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था
कि उल्का पिंड किस मंडल में देखे जाते हैं। इसी मध्य मंडल में यहां से जब घुसते हैं तो यहाँ पर अणुओं की सघनता बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसलिए उल्का पिंड इसमें उतने जलते हुए नहीं दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही मध्य मंडल में घुसते हैं तो अणुओं की सघनता कुछ ज्यादा बढ़ जाती है एकाएक। जैसे ही ज्यादा बढ़ती है तो उल्का पिंड यहाँ पर जलते हुए दिखाई देते हैं मध्य मंडल में। ठीक है, उल्का पिंड जलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जलते हुए दिखाई देते हैं। तो उल्का पिंड का जलना होता है मध्य मंडल में। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी किताबों ने मध्य मंडल में उपग्रहों को भी दिखा दिया है, लेकिन उपग्रह मध्य मंडल में नहीं पाए जाते हैं। आप कंफर्म रहिए, क्योंकि मध्य मंडल की ऊंचाई, लास्ट ऊंचाई 90 किलोमीटर तक होती है। 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रह नहीं स्थापित होता है। उपग्रह जब भी स्थापित होगा तो इससे ऊपर की ऊंचाई पर स्थापित होते हैं। ठीक है, तो मध्य मंडल में ये स्थापित करना संभव नहीं होता है। तो ये ताप मंडल के निचले हिस्सों में स्थापित होते हैं उपग्रह, यानी कि 100 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई पर उपग्रह स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं खास करके 350 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष यान जो होते हैं 350 से 450 किलोमीटर। और जैसे ही 350 से 450 किलोमीटर की बात करेंगे तो ये आ जाता है तापमंडल। तो तापमंडलीय क्षेत्र में उपग्रह स्थापित होते हैं। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे इस बार पूछ लिए कि उपग्रह किस मंडल में स्थापित होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, उपग्रह 350 से 450 किलोमीटर में स्थापित होते हैं। ठीक है, उपग्रह 350 से 420 या 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होते हैं। और ये ऊंचाई पाई जाती है किसमें? तापमंडल। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो तापमंडल होगा, ना कि मध्य मंडल। कुछ लोग बता देते हैं कि मध्य मंडल में पाया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये मैंने कब बताया था? हाँ, अब आते हैं तापमंडल में। मैंने बताया था कि सूर्य से आने वाली किरणें बहुत तो लौटा ही दी जाती हैं, विक्षेपित कर दी जाती हैं, पर अपवर्तित कर दी जाती हैं दूसरी दिशाओं में। लेकिन सॉफ्ट टाइप ऑफ द रेज जो हाई वोल्टेज रखती हैं, लेकिन बहुत हाई के अपेक्षा जो लौटा दी गई थी उसके अपेक्षा कम ही उसमें उच्च ऊर्जा होती है। लेकिन उच्च ऊर्जा होती है, ये उच्च ऊर्जा की किरणें जब इसमें प्रवेश करती हैं तो तापमंडल के क्षेत्र में, यानी कि 80 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच के क्षेत्र में, ठीक है, ऐसे इसकी ऊंचाई मैंने 1000 किलोमीटर बताई है, लेकिन एनसीईआरटी शायद 685 बताया है, देख लीजिएगा, 680 बताया होगा। ठीक है, तो इस ऊंचाई के क्षेत्र में ये कई परतें, मतलब कि आयन मंडल में कई आयनिक परतों का निर्माण होता है। इन सभी आयनिक परतों के निर्माण के पीछे या तो ऑक्सीजन होता है, या नाइट्रोजन की परत होती है, या हीलियम की परत होती है, या हाइड्रोजन की परत होती है। केवल 4 प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं। और ये गैस के अणु इन हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल से जैसे ही टकराते हैं उसके परमाणु से इलेक्ट्रॉन खो जाता है और परमाणु आयन में बदल जाता है। चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे हाइड्रोजन हो, ये आयन में बदल जाते हैं। और तब नीचे से आने वाले किसी भी तरह के रेडियो वेव को ये लौटाकर फिर पृथ्वी पर भेज देते हैं। और इस तरह से हमारे ग्रह के ऊपर संचार प्रणाली स्थापित होता है। अगर ये परत आयनित नहीं होती, इस परत के कण आयनित नहीं होते, तो ये चीजें परावर्तित नहीं होती। ठीक है, और इसके आयनित होने का कारण है सूर्य से आने वाली उच्च ऊर्जा की किरणें, जिसमें अल्फा कण, गामा पार्टिकल्स, कॉस्मिक रेज, ये सारे हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो हैं मौजूद होते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। इसके ऊपर चले जाइए तो यहाँ पर आयनीकरण का स्तर इतना ज्यादा है कि ये लगातार आयन में ही बना रहता है, यानी प्रोटॉन्स की मात्रा ज्यादा होती है। और प्रोटॉन्स की जो मात्रा ज्यादा होती है 700 से 1400 किलोमीटर ऊंचाई के बीच, इसलिए 700 से 1400 किलोमीटर ऊंचाई के क्षेत्र को हम प्रोटोनोस्फीयर कहते हैं। इसके ऊपर और ज्यादा ऊर्जा की मात्रा होने के कारण पदार्थ या गैस जो होती है वो गैसीय अवस्था में नहीं रह पाती है, ये गैसें कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा। इसलिए इस क्षेत्र को खास करके 19,000 से 32,000 किलोमीटर के क्षेत्र को हम प्लाज्मा स्फीयर कहते हैं, प्लाज्मा मंडल कहते हैं। और 32,000 से ऊपर, ठीक है, यही से खास करके प्रोटोनोस्फीयर यानी 700 किलोमीटर की ऊंचाई से ही आपका मैग्नेटोस्फीयर पूरा का पूरा बाह्य मंडल कहलाता है। लेकिन इस पूरे को हम मैग्नेटोस्फीयर भी कह सकते हैं।
इस पूरे को मैग्नेटोस्फीयर भी कह सकते हैं। यानी ये 700 से 6500 या 90,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ क्षेत्र होता है। इसी को हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। इसका निचला हिस्सा प्रोटोनोस्फीयर, मध्यवर्ती हिस्सा प्लाज्मास्फीयर और बाहरी हिस्सा मैग्नेटोस्फीयर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये चीज मैंने बताई थी। और सूर्य से आने वाली हाई या अंतरिक्ष से आने वाली हाई वोल्टेज या हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स को ये अंदर घुसने नहीं देता है, सीधा अपवर्तित कर देता है दूसरी दिशाओं में। ठीक है, और यही जब दूसरे हिस्से में पहुंचता है तो फिर से टकराकर एक विद्युतीय तरंग चलती है जो ध्रुवों पर पहुंचती है और ध्रुवों पर उतरती भी है। ध्रुवों पर जैसे उतरती है तो 80 किलोमीटर से 260 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच यही विद्युतीय तरंगें ध्रुवों के ऊपर खास करके 70 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र तक प्रकाशित कर देती है। इसी प्रकाश को अरोरा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। हो सकता है क्वेश्चन आपको भी इस बार पूछा जाए, शायद पिछली बार नहीं पूछा गया था कि अरोरा बोरियलिस या ऑस्ट्रेलिस किस ध्रुव पर उत्पन्न होते हैं और क्यों नहीं पूछेगा, किस पर उत्पन्न होते हैं यही पूछेगा। उत्तरी ध्रुव पर उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर उत्पन्न होने वाले को चमक को क्या कहते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा इसमें मैंने कल बताया था कि किस मंडल की ऊंचाई कितनी है, यहाँ कितनी ऊंचाई है और क्रम क्या है, ये क्वेश्चन कल मैंने कराया था। सबसे नीचे क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर ताप मंडल और उसके ऊपर वायुमंडल। ये 5 परतें हैं, याद रहे। ठीक है, 5 परतों के नेम अगर नीचे से ऊपर की ओर जाइए तो T फॉर ट्रोपोस्फेयर, S फॉर स्ट्रेटोस्फेयर, M फॉर मेसोस्फेयर, ठीक है, फिर थर्मोस्फेयर TH और इसके बाद एक्सोस्फेयर, या इसको हम कहते हैं TSM TOMIM, ट्रोपोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर एंड मैग्नेटोस्फेयर। ये भी एक क्रम है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, कोड वर्ड में याद कर लीजिए, ये क्रम कभी नहीं भूलेगा। ऐसे आप सभी को एक चीज पता होगी, मुझे जहां तक लगता है ये क्रम जरूर पूछेगा। ठीक है, आसान से क्वेश्चन में पूछेगा, क्रम बिगाड़ के पूछेगा और कहेगा कि सही क्रम क्या है, और लड़के इसी में गलती कर जाएंगे। तो इसका क्रम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। हाँ, समताप मंडल का में चूंकि ओजोन का निर्माण होता है इसलिए इसको ओजोन मंडल कहते हैं, और ताप मंडल में चूंकि आयनों का निर्माण होता है इसलिए इसको आयन मंडल भी कहते हैं। वही चीज मैंने यहां लिखी है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। इसी क्षोभ मंडल को क्षोभ मंडल तो कहेंगे, समताप मंडल को ओजोन निर्माण के कारण ओजोन मंडल कहेंगे, मध्य मंडल और ताप मंडल को आयन निर्माण के कारण आयोनोस्फीयर कहेंगे, और एक्सोस्फीयर को मैग्नेटिज्म के कारण मैग्नेटोस्फीयर कहेंगे। यहाँ 3 लेयर्स ऐसी हैं जिसके नाम बदल जाते हैं, समताप मंडल ओजोन मंडल में, ताप मंडल आयोनोस्फीयर में और बाह्य मंडल मैग्नेटोस्फीयर में। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। विथ देयर हाइट, इनकी ऊंचाई के साथ आपको ये याद रखना है। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्षोभ मंडल की विशेषताओं से संबंधित रहेगा, जिसमें एक विशेषता आपकी, अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आ जाते हैं क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल की प्रमुख विशेषताएं क्या है जी, बता तो सकते ही हो या नहीं?
वो सबसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी घटनाएं किसमें होती है? परिवर्तनकारी घटनाएं ये क्षोभ मंडल में होती है। क्यों? तो ताप, दाब और आर्द्रता, ये तीन इसके सबसे प्रमुख कारण हैं। या तो ताप बदल जाए, दाब में अंतर आ जाए, या आर्द्रता में अंतर आ जाए। ठीक है, ये तीन इसके सबसे प्रमुख कारण हैं जो इसमें परिवर्तनकारी घटनाओं को जन्म देते हैं। इसीलिए इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं, क्योंकि इसी तीनों के आधार पर इसमें मौसमी घटनाएं भी होती हैं। मौसमी घटनाओं में क्या क्या है कि हवा का चलना, आंधी का चलना, वर्षा होना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होना, हवाओं का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रवाह, हवा का चलना में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रवाह दोनों आएगा। संवहनी धाराओं का प्रकट होना या उत्पन्न होना उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। इसी तरह से चक्रवात का बनना, प्रति चक्रवात का बनना, ऊपर की ओर उठ जाए चक्रवात बन जाएगा, नीचे की ओर उतरने लगे प्रति चक्रवात बन जाए। ठीक है, वाताग्र का बनना, गर्म वाताग्र, ठंडे वाताग्र। ठीक है, इसी तरह से चक्रवात भी बनेगा तो शीतोष्ण चक्रवात, उष्ण चक्रवात अलग अलग बनेंगे। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में। इसी तरह से क्या कहते हैं, वायु राशियों का निर्माण। ठीक है, ये सारी की सारी घटनाएं मौसमी क्रियाओं को जन्म देती हैं, इसीलिए इसको मौसम मंडल भी कहते हैं। ठीक है, खैर क्षोभ मंडल की दूसरी विशेषता, अब जैसे तुम सबसे बड़ी बात यह है वायुदाब, हमने बात की वायुदाब की, तो औसत वायुदाब कितना है जी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि हमारे वायुमंडल का औसत वायुदाब कितना होना चाहिए, यहाँ होता है कितना होता है जी? समुद्र तल पर, ठीक है, औसत वायुदाब 1332 या 1013 1000 1013.2 हेक्टापास्कल। ठीक है, हेक्टापास्कल ये होता है समुद्र तल पर औसत वायुदाब। ठीक है, सागर तल पर औसत वायुदाब। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है कि होता कितना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, ये बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, इसके आने की संभावना काफी है। क्षोभ मंडल में दूसरा क्वेश्चन पूछता है समुद्र, नहीं पूछा तो नहीं है इसे, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि सागर तल पर क्षोभ मंडल का वायु घनत्व औसतन कितना होता है? तो ये 1.225 kg पर मीटर क्यूब में होता है। ठीक है, और इसी तरह से तीसरा इसमें आता है समुद्र स्तर पर औसत तापमान कितना होता है। तीसरा क्वेश्चन, सागर तल पर वायु का औसत तापमान। ठीक है, तो औसत तापमान जो है 288.15 केल्विन। अब तुम इसको डिग्री और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इतना होता है। दूसरी, हाँ, जो क्वेश्चन आया है वो ये कि वायुमंडलीय द्रव्यमान का आधा हिस्सा कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? वायुमंडलीय
द्रव्यमान का 50% हिस्सा जो है ये 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। यानी कि 5.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई का वायुमंडल जो है हमारी पृथ्वी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे मैंने ग्रहीय स्तर, आप ग्रहीय सीमा स्तर बताया था, 2 मैक्सिमम 2 किलोमीटर तक जाता है, मिनिमम 2 मीटर तक होता है, ठीक है, और वो इससे भी ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। लेकिन पूरे वायुमंडलीय द्रव्यमान का 50% हिस्सा जो है 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिल जाता है, ठीक है, या इसी में स्थित रहता है। हाँ, ठीक है। तो ये चीजें कई बार आपसे ये खास करके कई बार पूछा गया है, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ, क्षोभ मंडल की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है जी? तो ये मैंने बताया था, सामान्य ताप ह्रास की घटना, इसी को वातावरणीय ताप ह्रास में कहते हैं, ताप ह्रास भी कहते हैं, एनवायरमेंटल लैप्स, हीट लैप्स रेट, ठीक है। तो ये कितना पाया जाता है जी? तो ये 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से पाया जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है यहाँ से, क्षोभ मंडल से, ठीक है। तीसरी बात कि ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, जितनी मौसमी घटनाएं हैं सभी प्रकार की, मौसमी और जलवायु घटना इसी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। वर्षा होना, बिजली चमकना, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना, आंधी तूफान का बहना, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं इस क्षोभ मंडल में पाई जाती है। इसी तरह से सामान्य ताप ह्रास दर की तरह से ही इसी में रुद्धोष्ण ताप ह्रास क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। रुद्धोष्ण ताप ह्रास में 2 तरह के ताप ह्रास होते हैं। एक तो होता है आर्द्र रुद्धोष्ण ताप ह्रास, और दूसरा है शुष्क रुद्धोष्ण ताप ह्रास, ठीक है। आर्द्र रुद्धोष्ण ताप ह्रास और शुष्क रुद्धोष्ण ताप ह्रास। इसी तरह से तीसरी, हाँ, तापमान विलोमता, नाम सुना होगा, ताप विलोमता की घटना किस मंडल में होती है? तो ये भी क्षोभ मंडल में होती है। इसमें होता क्या है जी? क्षोभ मंडल में सामान्यतः नीचे से ऊपर की ओर जब हम उठते हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ताप घटता है, लेकिन इसी क्षोभ मंडल में जब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ताप भी बढ़ने लगे तो इस घटना को हम तापमान विलोमता कहते हैं, ठीक है। यही है तापमान विलोमता। तो तापमान विलोमता के लिए कुछ आगे हम लोग जब तापमान विलोमता चैप्टर है इसको थोड़ा देखेंगे अच्छे से, ठीक है। इसमें कुछ शर्तें हैं जिसके चलते तापमान विलोमता की स्थिति पाई जाए, ठीक है। जैसे पूरा निरभ्र आकाश हो, एकदम खाली आकाश, साफ सुथरा आकाश हो, मेघ रहित, पूरी ठंडी रात हो, ठीक है, हवा का चलना बिल्कुल भी बहुत मंद हो या ना हो, हवाएं ना चले, ठीक है। तो इस कंडीशन में तापमान विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब जैसे तापमान विलोमता की स्थिति खास करके पर्वतीय क्षेत्रों में, घाटी समीर और पर्वतीय समीर, रात में जब घाटी बहुत ठंडी हो जाती है, हाँ, ऊपरी हिस्से जल्दी
सौर विकिरण को निकाल देते हैं पार्थिव विकिरण के रूप में और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। घाटी जल्दी नहीं निकाल पाती, इसकी हवाएं अभी भी गर्मी को धीरे धीरे निकालती है, तो वो गर्मी हवा गर्म बनी रहती है। तो ऊपर की हवा तो नीचे की घाटी की अपेक्षा जल्दी ठंडी हो गई, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर लॉस हो गया है। अब ये ठंडी हवा भारी होती है तो नीचे उतरती है, इसको पर्वतीय समीर कहते हैं, नीचे जाके घाटी में बैठ जाती है। और घाटी की हवा चूंकि गर्म होती है उसकी तुलना में, तो ये ऊपर आ जाता है। तो ऊपरी हिस्से में जो लोग घर मकान बनाए हैं वहां उनको बड़ा सुकून मिलता है नीचे से जब घाटी समीर आती है, क्योंकि वो गर्म होती है। लेकिन जो निचले हिस्से में मकान बना के रहते हैं उनको बड़ी ठंड लगती है, क्योंकि ऊपर की ठंडी हवा सारी नीचे आ जाती है। ठीक है, ये तापमान विलोमता की स्थिति क्रिएट हो जाती है, नीचे ठंडा और ऊपर गर्म। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति को हम तापमान विलोमता कहते हैं। तो ये घटनाएं यहीं पर होती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। संवहनी मंडल का बन, ठीक है, तापमान मंडल हो गया, संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। ठीक है, इसी तरह से आपका वायुमंडलीय प्रवाह, तो ये वायुमंडलीय प्रवाह तीन तरह का हो गया। एक हो गया आंचलिक या जोनल, मेरिडियनल, जोनल, मेरिडियनल, और तीसरा हो गया आपका थ्री सेल। जोनल जो होता है यह दो जोन, दो अक्षांशों के बीच, मेरिडियनल देशांतरों के बीच, और थ्री सेल मॉडल मैंने इसमें अक्षांश और देशांतर दोनों शामिल होते हैं, जैसे हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। ठीक है, इसमें तीनों शामिल, दोनों शामिल है। ठीक है, तो इस तरह से वायुमंडलीय प्रवाह तीन तरह के यहां पर पाए जाते हैं। इस तीनों को आपस में मिला दें तो जो प्रभाव पैदा होगा उसी को एडिस इफेक्ट कहते हैं, उसी को एडिस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो आपको इस तरह से ये चीजें देखनी थी। तो ये हो गया, ओजोन के बारे में बता चुका हूं, इसको सिल्क कहते हैं, मेग्नेटोस्फीयर भी हो चुका है। हम थोड़ा तापमंडल में आयन मंडल में घुसना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ खास चीजें हैं, जैसे मैंने कल भी चर्चा की थी और आज भी बताया था कि आयन का स्थिरीकरण सी, डी, ई, एफ और जी लेयर में बांटा गया है। ठीक है, तो हम सीधा चलते हैं यहाँ के बाद से आयनोस्फीयर में। आयनोस्फीयर में की ऊंचाई जो है क्या कहते हैं 80 से लेकर 640 एनसीईआरटी बताता है, लेकिन मैंने 80 से लेकर 1000 किलोमीटर दर्शाया था। आप 640 ही मान के चलिए, इसको मिटाता हूं। वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्षोभ मंडल हो गया है तो समताप मंडल में भी कर ही ले। चलो तब चलते हैं। चलो छोड़ो, जब निकल गया है आयन मंडल है सीधा ताप मंडल या आयन। ठीक है, तो मैंने इसमें बताया कि आपको इसमें तीन रीजन है। ये रहा रीजन, दूसरा है कॉलम थिकनेस यानी मोटाई, ये बना दीजिए। तीसरा हो जाता है रेडिएशन, विकिरण के रूप या कारक, रूप या कारक। कौन विकिरण करता है? विकिरित होने
वाले तत्व एलिमेंट्स, कौन किस पर इसका प्रभाव पड़ता है, कौन इससे विकृत होता है, और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन वेव, ठीक है। कौन सी रेडिएशन वेव है। तो अगर हम इस कॉलम इस चार्ट को देख लेंगे तो आयन मंडल की सारी घटनाएं क्लियर हो जाती है, ठीक है। चलो, पहला है सी लेयर, डी लेयर, इसके बाद है ई लेयर, लेकिन ई लेयर को, हाँ, इसके बाद है एफ लेयर, और एफ लेयर को कई भाग बना दिया है, F1, F2, F3, F1, F2, F3, ठीक है। और इसके बाद आता है जी, सबकी ऊंचाई को अगर हम देखें तो सी लेयर की ऊंचाई 50, ये किलोमीटर में है, ठीक है, 50 से 60, 60 से 90 डी लेयर, ठीक है। इसी तरह से 90 से 160 डी लेयर, इसी तरह से आपका 140 से 232, F1, ठीक है, 140 से 232 से 240, 240 से आगे है आपका 400, F2, और 400 से 1000 किलोमीटर तक मिलता है F3। ठीक है, और जी लेयर की बात करें तो ये 1000 से मोर देन 1000 किलोमीटर से ये ऊंचाई आपने देख ली। अब इसमें ज्यादा डिस्कशन की कोई जरूरत ही नहीं है, खाली टेबल देखिए, सारी चीजें क्लियर। कितना होगा किसका? ई लेयर सर? ए लेयर 60, सर ई लेयर में 90 to 160 है, तो फिर एफ लेयर 140 से कैसे स्टार्ट होता है? एफ लेयर 40 से कहाँ है, 140 है। वही बोल रही हूँ सर, 90 to 160 ये ए लेयर है, ई लेयर है सॉरी, तो एफ लेयर 160 से होना चाहिए था ना उसके अकॉर्डिंग।
हाँ बिल्कुल तुम्हारा कहना सही है, लेकिन होता क्या है ना कि इसमें जो ई लेयर है सबसे ज्यादा विस्तार पाया जाता है। तुम शायद इसका डिफरेंस निकाल के देखो, 90 to 160 कितना डिफरेंस होता है? 70 किलोमीटर। और 140 से 240 में कितना है? 100 किलोमीटर। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन दोनों में अगर तुम टोटल एफ लेयर को निकालोगे तो सबसे मोटी परत तो एफ लेयर हो गई, लेकिन फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा जो है ई लेयर में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ये क्या कहते हैं कि सीमाएं जो है एक दूसरे को लांघती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ठीक है, तुम्हारा कहना जोड़ना कैलकुलेशन सही है, यहाँ 140 है तो 140 यहाँ हो, 60 यहाँ हो तो ज्यादा सही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को मिक्सअप करती है। ठीक है, इसलिए ये चीज ऐसी है, संक्रमण क्षेत्र बनाती है, इसलिए ऐसा होता है। तो मैक्सिमम सीमा उसकी 160 तक चली जाती है दिन में, लेकिन रात में घट जाती है काफी। इसका यही कारण है जी। चलो और कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। ठीक है, तो सी लेयर जो है इसमें जो विकिरण प्रभाव, विकिरण मतलब कि जो आयोनाइजेशन उत्पन्न करने वाला कारक है वो है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणें जो हैं इसमें ये प्रभाव करती हैं। इसी तरह से अल्फा रेज और एक्स रेज, हाँ एक्स रेज डी लेयर में आयोनाइजेशन क्रिएट करती हैं। ठीक है, इसी तरह से सॉफ्ट एक्स रेज जो है ई लेयर में, और एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट, सॉफ्ट एक्स रेज एंड एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट ई लेयर को उत्पन्न करने में सक्षम होती है। ठीक है, इसी तरह से अल्ट्रावायलेट F1, हाँ अल्ट्रावायलेट F1 और एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट, इसको हम EUV लिख सकते हैं, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट। ठीक है, EUV एंड UV, UV। ठीक है, ये F1 लेयर को उत्पन्न करती है। इसी तरह से अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट ये दोनों F2 और F3 को क्रिएट करती हैं। ठीक है, और जी लेयर की जहां तक बात है, ये भी अल्ट्रावायलेट प्रोटॉन्स और प्लाज्मा, अल्ट्रावायलेट प्रोटॉन्स एंड प्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी प्लाज्मा के प्रभाव में ये आयोनाइज्ड होता है, प्रोटॉन्स के प्रभाव में आयोनाइज्ड होता है, प्रोटॉन्स बनने के कारण आयोनाइज्ड होता है। ये इसका प्रमुख कारण है। कौन, यानी किसके कारण ये लेयर्स उत्पन्न होती है? तो इनके कारण ये लेयर्स उत्पन्न होती है। अब रहा सवाल कि ये किनको प्रभावित करते हैं कि लेयर उत्पन्न होती है, तो सी लेयर में तो कंफर्म नहीं रहा है, और दूसरी बात सी लेयर में कॉस्मिक रेज के प्रभाव के कारण आयोनाइजेशन का प्रभाव इतना कम होता है कि वो नगण्य होता है। मापने पर मालूम पड़ता है कि हाँ आयोनाइजेशन का प्रभाव है, लेकिन वो हमारी पृथ्वी पर या चुंबकीय मंडल पर या फिर नीचे से आने वाली विकिरण को परावर्तित करने पर उतना प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, लेकिन वो आयोनाइज्ड रहता है बहुत कम मात्रा में, इसलिए उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। जानकारी है लेकिन वो ज्यादा प्रभावी नहीं है। ठीक है, तो इस पे कोई मतलब कि ये इफेक्ट नहीं है। तो इसमें कोई भी रेडिएशन इफेक्ट अगर हम कहें
कि रिफ्लेक्टेड रेडिएशन वेव, तो ये किसी भी तरह के वेव को रेडिएशन नहीं करता है, किसी भी तरह को परावर्तित नहीं करता है। ठीक है। डी लेयर की अगर हम बात करें तो डी लेयर में NO, N2 और O2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये जो है ये आयोनाइज्ड होते हैं, इनके कण आयोनाइज्ड होते हैं, और इन्हीं के कणों के आयोनाइज्ड होने के चलते 60 से ऊंचाई पर जो आयनिक स्तर उत्पन्न होता है दिन में अल्फा रेज के चलते और एक्स रेज के चलते, उसको हम डी लेयर कहते हैं। मात्र 30 किलोमीटर मोटी परत है ये। इसी तरह से 90 से 160 किलोमीटर के बीच में जब केवल और केवल ऑक्सीजन परमाणु आयोनाइज्ड हो जाता है सॉफ्ट एक्स रेज के प्रभाव में या एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेज के प्रभाव में 90 से 160 के बीच, तो बनने वाली परत जो है ई लेयर कहलाती है। सब परतों की खोज अलग अलग लोगों ने की थी, इतना जान लीजिए। ठीक है। इस अच्छा एक के बाद एक खोज होती गई। ठीक है। इसी तरह से आपका 140 से 240 के बीच में अल्ट्रावायलेट रेज और रेज के कारण O2 जो है, सॉरी, नवजात ऑक्सीजन, ये भी नवजात ऑक्सीजन के कारण ये सारे आयनाइज होते हैं। ठीक है। O2 इरेज O2, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन प्लस, और यहां पर हाइड्रोजन होता है। ठीक है। मतलब कि जी लेयर में हाइड्रोजन के आयनीकरण के कारण जी लेयर का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या करता है। तो डी लेयर जो होती है ये लॉन्ग रेडियो वेव को, ठीक है, रिफ्लेक्ट करती है, बट एब्जॉर्ब शॉर्ट एंड मीडियम रेडियो वेव। लॉन्ग रेडियो वेव को अवशोषित करती है, लेकिन शॉर्ट रेडियो वेव एंड मीडियम रेडियो वेव को, लॉन्ग रेडियो वेव को तो परावर्तित करती है ना, हाँ परावर्तित करती है, सही कहा। अवशोषित करती है। या नहीं समझ में आए तो पूछ लेना एक बार फिर। ठीक है। रुको मैं इसको आगे कर दूं। अब सही है। चलो डी रेज, डी लेयर में ये होता है। ई लेयर जो है यह रेडियो मतलब कि मीडियम और हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करती है। मध्यम व उच्च रेडियो फ्रीक्वेंसी को परावर्तित करती है। ठीक है। इसी तरह से ई लेयर, एफ लेयर की अगर हम बात करें तो ये 3 भाग में बांटा हुआ है। मीडियम और शॉर्ट को F1 रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट्स मीडियम एंड शॉर्ट वेव। ठीक है। F2 जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी पोर्शन ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम, को रिफ्लेक्ट करता है। और ये खाली है, मेरे पास इसका
उच्च तरंगों को प्रसारित करता है। ठीक है। दूसरी बात कि उच्च आवृत्ति के या सॉफ्टवेयर को जिम्मेवार है। तो जी लेयर काफी मायने रखता है। और इस टेबल को ध्यान में रखोगे तो यहाँ सब कोई क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं और गलती नहीं होगा। हो गया। हो गया तो बताना, आगे बढ़े। सर बोलो। लास्ट में सर क्या है सर? किसमें? लास्ट में सर नीचे सर अधिकांश उच्च आवृत्ति तथा शॉर्ट वेव को प्रसारित करने के लिए जिम्मेवार है। उच्च आवृत्ति तथा शॉर्ट वेव्स को प्रसारित करने के लिए जिम्मेवार है। सर बहुत लिखने में व्यवहार क्या बोल रहे हो? आग पर रहा है सर, बहुत छोटा छोटा सर। हाँ तो थोड़े दूर से देखोगे तो छोटा छोटा तो दिखेगा ही। अब देखो सब बड़ा बड़ा दिख रहा है। मोबाइल में रोटेशन का फंक्शन स्टार्ट रखो और मोबाइल को लैंडस्केप में रखो, पोर्ट्रेट में नहीं। पोर्ट्रेट में रखोगे बहुत छोटा दिखेगा, बड़ा करोगे तो नहीं होगा। लैंडस्केप साइज में रखोगे सारे लेटर से पूरा बोर्ड बड़ा होकर दिखाई देगा। मोबाइल में भी देखने का दिया है टेक्निक। अगर खड़ा रखोगे मोबाइल तो छोटा दिखाई देगा, मोबाइल को गिरा दो तब ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी अपने आप। हो गया है तो आगे बढ़े हम। हो गया सर। कोई है जिसका नहीं हुआ हो? लास्ट लाइन की राइटिंग समझ में नहीं आएगी। यहां लिखा है देखो, उच्च आवृत्ति तथा शॉर्ट वेव को प्रसारित करने के लिए जिम्मेवार है। उच्च आवृत्ति तथा शॉर्ट वेव को प्रसारित करने के लिए जिम्मेवार है, यही लिखा हुआ है। ठीक है।
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षोभ मंडल हुआ था, समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। चलो, तो स्ट्रेटोस्फीयर की मोटाई कितनी है जी? 20 से 50 किलोमीटर। लेकिन इसमें ओजोन की अधिकता, इसका दूसरा नाम क्या है? ओजोन मंडल, ओजोनोस्फेयर। क्यों ओजोनोस्फेयर कहते हैं? तो ओजोन की अधिकता के कारण, ओजोन की अधिकता के कारण। ओजोन की अधिकता क्यों है? तो इसमें ओजोन की अधिकता नहीं है, इस मंडल में ऑक्सीजन की अधिकता है, और ये ऑक्सीजन की अधिकता, ठीक है, हाई अल्ट्रावायलेट रेज जब इसके साथ टकराती है, हाई मतलब उच्च ऊर्जा वाली परावैंगनी किरणें, तो ये तोड़ देती हैं इसको O+O, ठीक है, यानी दो नवजात ऑक्सीजन में, नवजात ऑक्सीजन में, ठीक है, ये हो गया। अब अगले चरण में क्या होता है कि यही नवजात ऑक्सीजन एक दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ता है और बना देता है O3। इसको कहते हैं ओजोन जनन, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं? ओजोन जनन कहते हैं। ठीक है, तो ये ओजोन जेनेसिस कहलाता है। मैं खोज रहा था, चलो ठीक। अब क्या होता है दूसरी घटना में कि फिर से अगर इस ओजोन पर, O3 पर हाई अल्ट्रावायलेट रेज का इफेक्ट पड़ जाए, तो फिर इसको तोड़ देता है O2+O में। इसको कहते हैं ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। तो ओजोन जनन और ओजोन क्षरण ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और समताप मंडल में खास करके 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह घटना सबसे ज्यादा होती है। क्यों? सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा O2 मौजूद होता है। दूसरी बात कि जब ये घटना होती है, खास करके ओजोन जनन की घटना होती है, तो समताप मंडलीय गर्मी में वृद्धि होती है। समताप मंडलीय गर्मी में वृद्धि होती है, मतलब
कि अगर समताप मंडल की गर्मी बढ़ेगी ओजोन जनन के कारण, तो इसका मतलब है कि अधिकांश पराबैंगनी किरणें तो अवशोषित हो गई, क्षोभ मंडल तक पराबैंगनी किरणें नहीं पहुंच पा रही हैं, तो हमारा क्षोभ मंडल क्या होगा, ठंडा होगा। क्षोभ मंडल में ठंडी का प्रभाव बढ़ेगा। विपरीत संबंध पाए जाते हैं। यही कारण है कि समताप मंडल में ओजोन जितना सक्रिय होगा, ओजोन जितना अधिक होगा, पराबैंगनी किरणें उतनी ही ज्यादा अवशोषित होंगी। पराबैंगनी किरणें जितनी ज्यादा अवशोषित होंगी तो समताप मंडल की गर्मी बढ़ेगी, ओजोन मंडल की गर्मी बढ़ेगी, और ओजोन मंडल की गर्मी बढ़ेगी तो समताप मंडल की गर्मी घटेगी। क्लियर? दूसरी बात ये होती है ओजोन क्षरण में, अगर ओजोन क्षरण कृत्रिम तरीकों से होता है, जैसे क्लोरीन के पहुंचने से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस के पहुंचने से होता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस के पहुंचने से होता है, तो उस कंडीशन में एक क्लोरीन परमाणु 1000 अणुओं, ओजोन अणुओं को तोड़ने की क्षमता रखती है। और ओजोन अणु अगर टूट गए तो पराबैंगनी किरणें अवशोषित नहीं होगी, पराबैंगनी किरणें अवशोषित नहीं होगी तो डायरेक्ट क्षोभ मंडल तक पहुंचेगी, और क्षोभ मंडल में पराबैंगनी किरणें अगर प्रेजेंट हो तो क्षोभ मंडल की गर्मी एकाएक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ओजोन क्षरण से क्षोभ मंडल की गर्मी बढ़ती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट की मात्रा बढ़ती है। क्लियर? और क्षोभ मंडल की गर्मी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इस समताप मंडल में ओजोन है नहीं, तो ओजोन ने अल्ट्रावायलेट को सोखा नहीं, तो समताप मंडल की ठंडी बढ़े। समताप मंडल ठंडा होगा, यानी क्षोभ मंडल गर्म होगा तो समताप मंडल ठंडा होगा, और क्षोभ मंडल ठंडा होगा तो समताप मंडल गर्म होगा। बड़े विपरीत संबंध पाए जाते हैं। तो ये था तुम्हारा ओजोन मंडल, ओजोन के जनन और ओजोन के क्षरण की घटना। इसमें और भी घटनाएं हैं, लेकिन ये बेसिक है, इसलिए मैंने इसको मतलब कि बता देना चाहता हूँ। ठीक है, इसी को ओजोन जनन और ओजोन क्षरण कहते हैं। अब हाँ चलो आगे, तो ये चीजें हो जाती हैं। दूसरी बात मैंने समताप मंडल में ये भी बताई थी कि दो तरह के बादल बनते हैं। एक बादल समताप मंडल को मुक्ताप बादलों का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, हाँ, मुक्ताप बादल की जन्म ठीक है कहते हैं। दूसरी बात मैंने ये बताया था कि इसमें मुक्ताप बादल के अलावा खास करके पोलर रीजन में, समताप मंडल के ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है एक विशेष तरह के बादल बनते हैं। ठीक है, समताप मंडलीय बादल, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, पोलर क्लाउड इन स्ट्रेटोस्फीयर, पीएससी है, पीएससी होगा, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। इसको कहते हैं हम नैक्रियस क्लाउड। ठीक है, समताप मंडल में ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर जो बादल बनते हैं, ठीक है, इसको हम नैक्रियस क्लाउड कहते हैं। क्षोभ मंडल को सबसे ज्यादा हानि, सॉरी, समताप मंडल को, समताप मंडल या इसके ओजोन को सर्वाधिक हानि किससे होती है, तो ये होती है आज की डेट में जो ग्रीन हाउस गैसेस, खास करके सुपर ग्रीन हाउस गैसेस, सुपर ग्रीन हाउस गैसेस से होती है। सुपर ग्रीन हाउस गैसेस में जितने क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन युक्त पार्टिकल्स यौगिक बनते हैं वो होते हैं, और इनके टूटने की दर बहुत आसान होती है, और वायुमंडल में जिंदा रहने की जो उम्र है बड़ी लंबी होती है। डीओ लगाते हो? डीओ नहीं? कौन कौन लगाता है डीओ? अच्छा, इसमें से कोई डीओ नहीं लगाता है। नाम हम तो सुना होगा डीओ का। तो लगाते हैं सर। है डीओ नहीं लगाता है? मतलब तुम बॉडी स्प्रे यूज करते हो? यस सर। नहीं, सबके घर डेनिम का सर। होगा नहीं। रेफ्रिजरेटर और एसी तो अधिकांश के घर में होगा मेरे ख्याल से। इनमें एक खास तरह की गैस होती है जिसमें क्लोरीन होती है, ठीक है? और ये क्लोरीन वाली गैस जैसे, या फ्लोरीन, अगर इसमें फ्लोरीन हो ये गैस और ज्यादा नुकसानदायक होती है। एक्चुअली SF6 एक गैस है, SF6, इसी तरह से PF6, PF4। SF6 अगर 32,000 साल जिंदा रहती है वायुमंडल में, और PF6 50,000 साल जिंदा रहता है वायुमंडल में, और ये सुपर ग्रीन हाउस गैस है। एक कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु अगर वायुमंडलीय प्रतिक्रिया में आ गया, वर्षा के इफेक्ट में आ गया, तो 9 दिन में नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर किसी इफेक्ट में नहीं आएगा तो 100 वर्ष तक रहता है। यानी कि जो CO2 तुम्हारा निकल रहा है, अगर कंट्रोल कर भी दोगे, निकलना बंद कर भी दोगे, तो 100 साल ग्लोबल वार्मिंग बनाए रखने की क्षमता उसमें है, बशर्ते कि वायुमंडल में बना रहे। लेकिन अगर किसी वायुमंडलीय रासायनिक प्रतिक्रिया के अधीन आ गया तो नीचे गिर जाएगा, समुद्र में गिर जाएगा, जमीन पे गिर जाएगा और वायुमंडल से हट जाएगा, ठीक है? लेकिन इसकी क्षमता 50,000 साल बने रहे। डीओ में जो तुम उपयोग करते हो HF6 और अदर क्या कहते हैं गैसेस, ये 32,000 साल तक उपयोग में वायुमंडल में बनी रहती है, और जब तक ये बनी रहेंगे तो इसका क्लोरीन पार्टिकल्स इस ओजोन को ऐसे ही तोड़ता रहेगा। एक पार्टिकल हजार ओजोन पार्टिकल्स को तोड़ता है, और ये पहुंचता है संवहनी धारा द्वारा संताप मंडल। एक बार जो पहुंच गया तो उतरेगा नहीं जल्दी, ठीक है? उतरेगा ध्रुवीय क्षेत्रों में, 70 डिग्री अक्षांश के पास, या हाँ ध्रुवीय क्षेत्रों में जाकर उतरेगा, और तब तक ये तबाही मचाते रहेगा। तुम्हारा संताप मंडल का सारा ओजोन खत्म कर देने की क्षमता रखता है अगर ये बड़े मात्रा में पहुंच जाए तो, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मान लो तुम उत्सर्जित करना बंद कर भी दो तो इसका उत्सर्जन तो तुम रोक नहीं रहे हो। आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग की पॉलिसी में इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और ये सुपर ग्रीन हाउस गैसेस है। मीथेन, इसमें फ्लोरीन पार्टिकल्स नहीं है, क्लोरीन नहीं है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 28 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग गैस है। एक कार्बन डाइऑक्साइड जितना क्रिएट नहीं करेगा गर्मी, उससे कहीं ज्यादा 28 गुना क्रिएट करेगा CH4, क्योंकि ये 12 साल तक, 9 से 11 साल तक जीवित रहती है। खैर इस चैप्टर पे हम आगे बहस करेंगे। इतना जान लो ये सारी चीजें संताप मंडल के ओजोन को बर्बाद करने की सबसे बेहतरीन चीजें हैं, और इसका प्रभाव ये होता है कि ये ओजोन अगर खत्म हो जाए, कम पड़ जाए, तो पराबैंगनी डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंचती है, और पराबैंगनी की मात्रा जरा सा बढ़ जाए, 5% बढ़ जाए, तो पृथ्वी की गर्मी 10% से ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है? तो इतना बड़ा अंतर है। तो पृथ्वी को तुम चूंकि इस चीज को जान नहीं रहे हो तो मामला तुमको सीरियस नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन चलना, कभी ग्लोबल वार्मिंग में कैलकुलेशन करके बता दूंगा कि ज्यादा लंबी उम्र नहीं रह गई है मानव जाति, ठीक है? बहुत लोगों को लगता है कि ऐसे ही लोग ढिढोरा पीट रहे हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं है, ठीक है? खैर संताप मंडल का चैप्टर खत्म, चलते हैं मेसोस्फीयर में। इनमें से यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? सुरक्षा परत किसको कहते हैं?
ओजोन मंडल को। अब तुम बहुत मत जाना, क्योंकि मैंने जितना बताया है उसमें 3 सुरक्षा परत तुमको बताई है। एक सबसे पहली सुरक्षा परत मैग्नेटोस्फीयर, लेकिन तुम्हारा एनसीईआरटी एंड अदर्स जितनी बुक है केवल और केवल ओजोन मंडल को मानता है। अब उनको जानकारी ना होगी या होगी भी तो उन्होंने दिया नहीं, ये उनकी बात है, ठीक है, ये अलग बात है, या नए रिसर्च को उन्होंने देखा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा सुरक्षा कवच जो है तुम्हारा आयनोस्फीयर है, और तीसरा सुरक्षा कवच जाके ओजोन मंडल है, ठीक है। तो 3 सुरक्षा लेयर में तुम बंधे हो। ऊपर से पृथ्वी के अंदर से देखो तो एस्थेनोस्फीयर का नाम सुने हो? छोड़ो हटा, जवाबे न दोगे तो काहे के लिए बताओ। हाँ सर, सुने हैं सर। ना तो नहीं सुने हैं सर। हाँ, तो अब चलिए क्रस्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मध्य मंडल एक बहुत शांत मंडल है। क्षोभ मंडल की तरह से नीचे से ऊपर जाने पर तापमान घटता है और इसमें एक खास तरह के बादल पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम रात्रिचर बादल कहते हैं। रात्रिचर बादल कहते हैं। इसी बादल को, रात्रिचर बादल को हम नोक्टिलुसेंट बादल भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन नोक्टिलुसेंट क्लाउड एक आध बार पूछा गया है, ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन आपका जानना जरूरी है। क्या पता कोई बढ़िया जानकार हो, क्वेश्चन सेट कर रहा हो, दे दो आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें विद्युत विसर्जन की घटनाएं जब होती हैं तो कुछ चमकदार घटनाएं घटती हैं, ठीक है, और उसी चमक, ठीक है, या फिर सुबह सुबह ये बादल बादल जो है धन को परावर्तन की क्रिया द्वारा दिखाई देते हैं। ओ, यहाँ तो चमक भी रहा है। इंग्लिश में सर क्या है सर? नोक्टिलुसेंट, रात्रिचर बादल, नोक्टिलुसेंट बादल, इधर लिख देता हूँ, नोक्टिलुसेंट क्लाउड, ठीक है, ये पाए जाते हैं। वो फिर तो वही हो गया। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा मध्य मंडल में उल्का के जलने की घटना होती है, ठीक है, उल्का के जलने की घटना होती है। एस्टेरॉइड्स जलते हैं, ये घटना इसी में होती है। नीचे से ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन तो इसमें नहीं पूछे गए हैं। हाँ, एक चीज आती है कि मध्य वायुमंडल किसे कहते हैं? मध्य वायुमंडल। तो मध्य वायुमंडल में 2 चीजें शामिल है, एक समताप मंडल प्लस मध्य मंडल। निचला वायुमंडल किसको कहते हैं? तो निचला वायुमंडल केवल केवल क्षोभ मंडल को कहते हैं। और ऊपरी वायुमंडल किसको कहते हैं? तो ये तापमंडल प्लस बाह्यमंडल, ठीक है। वायुमंडल की पुनः 3 कैटेगरी। तो मध्य वायुमंडल में ये आता है, ठीक है। तापमंडल आपने पढ़े, एक्सोस्फीयर, तो कल ही की चीजें हैं, ठीक है। इसको मिटा दो। बाह्य, इसी को हम चुंबकीय मंडल भी कहते हैं। और इसकी 3 कैटेगरी है। पहला है प्रोटोनोस्फेयर, दूसरा है प्लाज्मा स्फेयर, और तीसरा है चुंबकीय मंडल। तो ये है पूरा चुंबकीय मंडल, लेकिन ये इसके हिस्से हैं। खास करके प्रोटॉन की अधिकता का क्षेत्र नीचे आता है, इसलिए प्रोटोनोस्फेयर कहेंगे। इसके ऊपर प्लाज्मा गैसीय पदार्थ जो है गैस के रूप में न रहकर प्लाज्मा में बदल जाती है, इसलिए इसको प्लाज्मा स्फीयर कहते हैं।
और बाहरी ऐसे पूरा का पूरा हिस्सा चुंबकीय मंडल ही कहलाता है। इसके प्लाज्मा के ऊपर का पूरा हिस्सा चुंबकीय मंडल खास करके कहलाता है, और चुंबकीय मंडल का बाहरी किनारा मैग्नेटोसीथ कहलाता है। मैग्नेटोसीथ ही, ठीक है, बाहरी किनारा या कवच जो है मैग्नेटोसीथ कहलाता है। यही मैग्नेटोसीथ जितने हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स एंड रेज आते हैं उसको सीधा रोकता है और उनकी दिशा बदल देता है। ठीक है, अब ये पृथ्वी है, इधर सन है, ठीक है, यहां से जितनी रेज जाएंगी, और ये है मैग्नेटोसीथ, जितनी सन रेज जाएंगी इसमें बहुत कम को ये घुसने देगा, ठीक है, अदरवाइज सारे के सारे की दिशा हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो है, रेज जो है, इन सभी की दिशा को बदल देगा। और एक बिंदु पर जाके जब दोनों तरफ की धाराएं मिलती हैं तो एक अलग तरह की करंट उत्पन्न होती है, और ये करंट तुरंत इसी पथ के साथ लौटता है, और पृथ्वी का अस्सी से 260 किलोमीटर की ऊंचाई पर भयंकर ज्योति पैदा होती है, तीव्र प्रकाश पैदा होता है, और दोनों ध्रुवों पर एक साथ होता है। ये ना कि एक पे अलग हुआ एक पे अलग, दोनों पे एक साथ होता है। ठीक है, ये करंट लौटेगा इसी पथ से, और यहाँ ध्रुवों पर 80 से 260 किलोमीटर की ऊंचाई पर खास करके 70 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को एक साथ ये प्रकाशित कर देता है। ठीक है, वायुमंडल में इस चमक की घटना को ही हम अरोरा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में अरोरा के साथ बोरियालिस लग जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रियालिस लग जाता है। और ये क्वेश्चन बराबर पूछा गया है, इस फिगर से समझना अब आसान रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, और यहां से ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, हो सकता है इस बार आपसे भी पूछ ले, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपनी तरफ से बहुत कम करके बताया है, तो इतना बताया है, इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें हैं, ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे वायुमंडल की विभिन्न गैसें और उसके काम। गैस के बारे में तो सब जानता है, लेकिन ये गैसें करती क्या है हमारे वायुमंडल में, बड़ा कम लोग जानते हैं, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कल इसको देखेंगे। ये चैप्टर बढ़िया से कर लो, सारे चैप्टर बढ़िया रहेंगे। तो कल की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन आज की रिकॉर्डिंग पूरी है, और उसमें कल का पूरा अध्याय शामिल है, इसलिए किसी भी तरह से हतोत्साहित होने की बात नहीं है। बैठ के रिकॉर्डिंग एक बार जरूर देख लेना, रिवाइज हो जाएगा।